वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ओके, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पार्ट 2 यानी कि बैंकिंग के लिए। ठीक है, इसका जो करंट नेम है वो बैंकिंग के तौर पर इस सब्जेक्ट को जो है ना वो ज्यादा जाना जाता है। ओके, तो आज जो है ना मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, आपने वीडियो को लाजमी एंड पे देखना है, एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, और अभी जो है थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन भी दे लेती हूँ। बेसिकली हम बैंकिंग में क्या पढ़ते हैं, हम बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ बैंक्स हम पढ़ते हैं, टाइप ऑफ बैंक्स के अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज और दीगर जिसने बैंकिंग पढ़ी है उसको थोड़ा आइडिया भी होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा इंट्रोडक्शन से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली बैंकिंग क्या है। ठीक है, अच्छा मैं इंपॉर्टेंट इसके जो है ना गेस्ट पेपर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है ताकि एक एक पेजेस आपको समझ में आते जाए। ठीक है, अच्छा ये ना सिर्फ गेस्ट पेपर मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, मैं इसमें साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी जो है वो समझाती चली जाती हूँ। ना सिर्फ एमसीक्यूज बल्कि एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है ना, वो जो टर्म्स हैं, तो अगर आपको टर्म्स ही नहीं पता होंगी, मिसाल के तौर पे अगर ये एमसीक्यूज ना आए, कोई और अगर आ गए, लेकिन अगर आपको टर्म्स पता होंगी कि क्या होते हैं अकाउंट्स, क्या होते हैं सेविंग अकाउंट्स, क्या होते हैं लेकिन, और अगर आपको पता होगा ना, तो अगर इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आ जाएगा तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप इंशाल्लाह वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखनी है और लाइक फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा अब हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एमसीक्यूज की पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, समझाती चली जाती हूँ। एमसीक्यूज कंप्लीट होगा तो देन आपके पास क्वेश्चन आंसर की भी पिक्चर जो है वो आ जाएगी, वो भी मैं साथ साथ समझा दूंगी। जी, तो ये पिक्चर आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी। पहला है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दी थी। पहली बात तो ये समझ लें पीपीवी का कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी होती क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है हमारी बेसिकली पावर पैरिटी ये होता है कि दो हम मुल्कों का आपस में कंपैरिजन करवाते हैं और ये बताते हैं कि दोनों मुल्कों में अगर हम सेम प्रोडक्ट लें, सेम क्वालिटी हो, सब कुछ सेम हो, ठीक है, तो प्राइस डिफरेंस उस प्रोडक्ट का दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है और वहां की करेंसी की क्या वैल्यू है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये जो दी थी ये था ऑप्शन डी आपका जो है, यानी कि गुस्ताव कैसल। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इसकी तरह आपके पास डेविड रिकार्डो और जेएस मिल, ठीक है, ये वो है। डेविड रिकार्डो वो है वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी, यानी कि दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड जो है वो हम करते हैं तो वो किस तरह होनी चाहिए वो इन्होंने दी थी। और जेएस मिल और मल्फर्ड मार्शल जो है इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई की थ्योरीज पे काम किया था। ठीक है, सेकंड आपका है सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स। सेंट्रल बैंक बैंकरों का क्या होता है, बैंकर का भी बैंक होता है जाहिर है। सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या होता है, ये एक बड़ा बैंक है, समझ लें आप पूरा नेशनल बैंक होता है बेसिकली ये। और ये क्या करता है, जैसे हमारे छोटे छोटे बैंक, कमर्शियल बैंक हो गए, इंडस्ट्रियल बैंक हो गए, दीगर बैंक हो गए, तो उन सबको हेड के तौर पर ये चलाता है। ठीक है, तो हर सारे बैंक को जो चल रहे होते हैं ना, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, उन सबका बिल्कुल हेड होता है ये, जो कि इनको सर्कुलेट करता है बेसिकली। तो यहाँ आ जाएगा आपका बैंक। ठीक है, उसके बाद थर्ड चेक इज एंड डैश इंस्ट्रूमेंट। चेक बेसिकली क्या होता है, चेक इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चेक जो है वो एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर हम कैश यूज करें बिजनेस ट्रांजेक्शन में तो हम उसकी जगह पर चेक यूज करते हैं, क्योंकि चेक एक गारंटी होती है होल्डर के पास कि भाई आपको लाजमी इसमें से पैसे हर हाल में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए और भी दिए हुए डेबिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। बेसिकली आमतौर पर डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड वगैरह, उसे डेबिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, जैसे गिटार वगैरह। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया आपका है, ये लाजमी आता है, द बैंक्स विच आर मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि वो तमाम बैंक जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होते हैं। और बैंक को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे बैंक जो रजिस्टर्ड होते हैं उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, सेम वही जो बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड नहीं होते, जिन्हें जो फैसिलिटीज रजिस्टर्ड होने पे सेंट्रल बैंक की तरफ से मिलती है उन्हें वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, तो वो आपके नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक बेसिकली वो बैंक होते हैं जो पब्लिक डायरेक्टली डील करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास है एचबीएल है, यूबीएल है, ठीक है, वर्सनरी बैंक और दीगर और बैंक, ये सारे जो है वो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ये शेड्यूल भी हो सकते हैं और नॉन शेड्यूल भी दोनों हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक सप्लाई द कैश मनी एंड क्रेडिट मनी, यानी कि कैश और क्रेडिट मनी सेंट्रल बैंक कैसे सप्लाई करते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक के जरिए करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली लोगों को जो है ना पैसे वगैरह नहीं दे रहा होता। अगर उसने कोई पैसे नोट छापे हैं तो वो लोगों को डायरेक्टली जा जाके नहीं दे रहा होता, बल्कि वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक को देता है। और फिर कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों को आगे लोन वगैरह
वगैरह की सूरत में दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और टर्म आपके लिए यहाँ पे यूज हुई है जो कि है सेविंग बैंक, ठीक है। सेविंग बैंक क्या होता है, मतलब ये वो बैंक होता है जहां पर लोग जाके अपनी सेविंग्स वगैरह रखवाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, इंडस्ट्रियल बैंक वो होते हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, ठीक ठाक मार्जिन के साथ जो है वो इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन दे रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंक इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ। बैंक क्या करता है बेसिकली, बैंक जो है वो क्रेडिट बनाता है मजीद, मतलब कुछ पैसे अगर उन्हें देते हैं तो वो रिजर्व रखने के बाद वो आगे लोन दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 रुपए दिए तो क्या करेगा, वो 10% अगर है तो मतलब 90 रुपए आगे लोन देगा और 10% एज ए रिजर्व रखेगा। रिजर्व क्यों रखता है, क्योंकि अगर कोई बंदा, अब देखिए काफी सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं होता कि एट अ टाइम पे सारे लोग पहुंचे कि हमें पैसे वापस करो, तो वो क्या करता है बैंक बेसिकली, वो जो रिजर्व जो हमें हम जाते हैं ना, जाके हम कहते हैं भाई इतने कैश चाहिए, तो बेसिकली वो रिजर्व जो है ना वो एक कमर्शियल बैंक अपने पास भी रखता है और दूसरा सेंट्रल बैंक के पास भी होता है। फिर उन पैसों के जरिए जो है आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उन पैसों की दे दी जाती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर 1000 बंदे डिपॉजिटर्स हैं और वो सारे एक ही दिन पहुंच जाए 1000 पैसे निकलवाने के लिए, तो जाहिर है ऐसे तो फिर बैंक डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहला हमारा जो आंसर होगा बैंक इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो पैसे उधार लेन देन करता है जिसके जरिए फिर वो क्रेडिट बनाता है। द पर्पज ऑफ एक्सचेंज बैंक इज टू इंक्रीज, यानी कि एक्सचेंज बैंक का क्या काम होता है, वो क्यों बनाया गया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करता है, यानी कि बाहर में जो ट्रेड होती है इंटरनेशनल करेंसीज जैसे डॉलर पाउंड वगैरह आना जाना इसका, ठीक है, वो तमाम चीजें जो है वो एक्सचेंज बैंक का काम होता है, ठीक है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉरेन ट्रेड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड बेसिकली ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही है, मतलब कि मुल्क के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी जो है, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होंगी वो सारा कमर्शियल बैंक के लिए वो काफी होते हैं, उसके लिए फिर हमें कोई बाहर मुल्क के बैंक की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो लोकल करेंसी में हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि द कमर्शियल बैंक हेल्प ट्रेडर्स टू, ट्रेडर्स की मदद करता है कमर्शियल बैंक, किस लिए, ट्रेड करने के लिए, ज़ाहिर तजारत करने के लिए मदद करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा मकसद ही यही होता है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज को जो है चलाने में मदद करे और वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देता है ताकि लोग जो है ना वो लोन लेके अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सके, ठीक है, और ज्यादा स्प्रेड कर सके। विच काइंड ऑफ बैंक डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, कौन से ऐसे बैंक हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ज़ाहिर सेविंग बैंक जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी सारे जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। मौजूदा सेविंग अकाउंट तो मौजूद है लेकिन उसके लिए सेविंग अलग से बैंक नहीं बनाया गया, जिस तरह बाकी बैंक भी, एग्रीकल्चर बैंक है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक, ये सब है, लेकिन सेविंग बैंक नहीं है। हाँ, एक अकाउंट के तौर पर कमर्शियल बैंक में ये मौजूद होता है कि आप वहां पे सेविंग अकाउंट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका द बैंक विच इज फॉर्म्ड बाय ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन, यानी कि वो तमाम बैंक जो कि किंग और या फिर क्वीन के, ठीक है, ऑर्डर पे कोई बैंक अगर चल रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसे हम चार्टर्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पुराने जमाने में बादशाह मलका वगैरह जैसे करते थे ना, कि जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह, यूनाइटेड चार्टर जो है, चार्टर्ड बैंक वगैरह, ये तमाम चीजें बादशाहों के कहने पे जो चलती थी। पब्लिक बैंक क्या होती है, जो हुकूमत की मलकियत में शामिल है, उसे हम पब्लिक बैंक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। द रेपुटेशन ऑफ बैंक डिपेंड ऑन, रेपुटेशन बेसिकली बैंक की रेपुटेशन डिपेंड करती है किस पे, उसकी लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि बैंक के पास हर वक्त कितना कैश अभी मौजूद है, अगर कोई भी कस्टमर नीड अगर उसे हो तो वो जब निकलवाने के लिए जाए ना पैसे, तो वो इससे इजीली जो है वो पैसे मिल जाए, इतना ज्यादा जो है उसे मुश्किलात ना उठानी पड़े, तो ऐसा बैंक जो है वो हमारा जो है रेपुटेशन उसकी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद लिखा हुआ है द लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन, लेटर ऑफ क्रेडिट एलओसी बेसिकली क्या होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी मुल्क से इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, तो जो हम डायरेक्टली उसे पैसे नहीं भेजते बल्कि हम क्या करते हैं, एलओसी जारी करके देते हैं, ठीक है, जो कि जिम्मेदारी लेता है हमारे इधर का बैंक कि भाई दूसरे वाले बैंक को कि आपका जो है ना ट्रेड जो हो रही है तो उसकी पेमेंट जो है वो अपने टाइम पे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब बना था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 1 जुलाई 1948 को बना था, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को इसका इफ्तिताह किया था। दिस इज, उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, क्या चीज जो है वो हमेशा डिमांड पे पे की जाएगी, तो वो चेक पे किया जाएगा। चेक हमेशा क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड, यानी कि जब डिमांड की जाएगी तभी जो है वो चेक पेश किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट लिखा होता है, ये एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए कम से कम इसका जो है ना तकरीबन 3 महीने का टाइम होता है कि जिस टाइम मिसाल के तौर पे कोई डीलिंग हुई और हमने कहा भाई हम अभी आपको पे नहीं कर रहे, हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स जो है वो जारी करके दे रहे हैं और 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो पैसे भेज देंगे, तो उसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज या तो फिर प्रोमिसरी नोट कहते हैं, ठीक है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज नेसेसरी ऑन द डिसऑनर ऑफ, ठीक है, डैश, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका आंसर करेक्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। वो कहने की जैसे मैंने अगर मिसाल के तौर पर किसी बंदे से बिल ऑफ एक्सचेंज
एक्सचेंज का मुआहदा किया, लेकिन अब वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, और टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई, अब वो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो गया, यानी कि अब वो मेरे लिए बेकार हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे पेमेंट भी नहीं मिली टाइम टू टाइम। अब हम क्या करेंगे, जैसे चेक होता है ना, चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो आप फिर बाउंस होने पर उसको लीगल एक्शन ले सकते हो। तो इसी तरह जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है, यानी कि अब वो बाउंस समझने एक तरीके का हो गया, तो अब हमें कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, तभी हम जो है वो केस वगैरह कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो आम चेक के लिए तो सिर्फ बैंक की स्लिप जो है वो काफी होती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें नोटिंग और प्रोटेस्टिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ठीक है। जब तक वो होंगे नहीं तब तक हम कहीं पे कोर्ट वगैरह पर जाके अपनी अपील दर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के लिए सेक्शन बी के यहाँ पे वीडियो विद एक्सप्लेनेशन पोस्ट करूंगी। और मैं एक बार दोबारा से दोहरा देती हूँ कि आप बैंकिंग को या फिर दीगर सब्जेक्ट को समझ के करें, ना कि रट्टा मार के, क्योंकि रट्टा मार के आप पास तो हो जाएंगे लेकिन आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, और अगर वही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएंगे तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।